हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। और आज इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट 3 है जो आपके बीच में है। इससे पहले दो कॉन्सेप्ट जो हैं इस टॉपिक के वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जाना था, और दूसरा जो हमने जाना था वो जाना था जो वेरियस थ्योरीज थी, 7 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। किन लोगों ने उसे दिया, कब दिया गया, क्या उन्होंने कहा, कौन किसने किसका क्रिटिसिज्म किया, और किसने किस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके शो किया। तो वो सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो अगर आपने कल वाला वीडियो मिस कर दिया है तो आज आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। इन जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। और देखिए, इतना वाइड सिलेबस होता है और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर टॉपिक अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है ना। अगर वो टॉपिक हम अच्छे से कर पाएंगे या हमें अच्छे से आता होगा तो जो एक एक नंबर, दो दो नंबर या एक क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लेना है कि भाई ठीक है बहुत लाइटली ले लिया या आता है। आप उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, उसको टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमें आ रहा होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि ये तो आता है कर लेंगे, वही हमारी जो है बैंड बजा करके आ जाता है एग्ज़ाम टाइम में, है ना। तो हर टॉपिक को टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है इस चीज़ का एक बार आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर लेंगे कि भाई हमें इतना टाइम इस टॉपिक को देना है या इस सब्जेक्ट को हम अपने को देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक सिस्टमेटिक पैटर्न बन जाएगा कि भाई हमें इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, और इस तरह से हमें पूरा जो सिलेबस है वो इतना टाइम में कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमारे पास रिवीजन का भी समय रहे। अब चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे एमपी टेट वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की वे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमपी टेट वर्ग 1 जो है उसका तो एग्ज़ाम अगस्त में होना ही होना है। लेकिन ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है कि आपको जल्दी उसका अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जून में कमेटी के फाइनलाइज होने की पूरी संभावना है। और सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती और जो यूपी टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती है, यही तो पेंडिंग चल रही हैं। इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहने वाला है। और बच्चे भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें की जा रही हैं, अभी चल रही हैं, पीछे भी की गई थी, ट्विटर कैंपेन्स वगैरह सब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, देखिए जब कहीं ना कोई मूवमेंट होता है ना, तो जैसे कोई गाड़ी जब ड्राइव करता है तो जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है तो गाड़ी में होने वाले सारे मोमेंटम की उन्हें जानकारी होती है उस बंदे को। तो ऐसे ही जब कोई सत्ता में होता है और सरकार चला रहा होता है तो उसके राज्य में क्या चीज़ें चल रही हैं ना, उसको उन सब चीज़ों की जानकारी होती है। वो ठीक है कि वो थोड़ा डिसीजन डिले आ सकता है, जल्दी आ सकता है, वो एक अलग वो गवर्नेंस का पार्ट है ना। लेकिन मूवमेंट अगर होती है तो पता चलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के माइंड में भी ये बात होगी कि हाँ, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के संवेदनशील हैं और प्रोटेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें कैंपेन चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, लोगों को रोज़गार चाहिए भी, है ना। और फिर ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उम्मीद है कि काम तेज़ी से इस पर आगे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी तो उनके लिए भी है कि भाई अगर ऐसा होता है कि जून में जो है कमेटी बन जाती है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाता है वो, तो उसके बाद संभावना है कि आपको जुलाई अगस्त तक या सितंबर मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी है, इट डजेंट मैटर, जल्दी आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना बेहतर प्रिपेयर करके चलना है कि अगर 125 जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो 125 के 125 अपने सही हो जाए, ठीक है। वहाँ पर केवल ये नहीं करना है कि भाई मेरिट कितनी आप बच्चे क्या करते हैं, मेरिट एक्सपेक्ट करके चलते हैं, इतना मेरिट इतना नंबर लेकर के आना है। भाई क्यों लेकर आना है? हो सकता है आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपसे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा हो कि भाई मैं तो 125 आउट ऑफ 125, तो मेरिट तो ऑटोमेटिकली यही चला जाए। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि भाई किसी का सिलेक्शन हो ना हो, अपने 125 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ऐसी बाकी के चाहे आप DSSB की तैयारी करो, चाहे NVS की तैयारी करो,
या बाकी पीजीटी लेवल जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं। वैसे जो चैनल है वो आप सभी के लिए है जो भी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दो चीज़ें और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि एक तो अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेल एड्रेस भी दे देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप उसको लिख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई ग्रुप डिस्कशन करना है, कोई भी चीज़ पूछनी है, बात करनी है, तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या बहुत सारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे क्या कह सकते हैं अपने कॉमर्स क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ रखने वाले जो लोग हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं, तो वहाँ पर भी आप किसी भी टॉपिक से रिगार्ड जो है ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपने ग्रुप में डाल दिया, वहाँ पर एक अच्छी हेल्दी चर्चा जो है हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप कनेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। अब क्यों है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इंपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ऐसी एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट, वैसे दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे इंपोर्ट है, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, ऐसे माने इंपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी दूसरे देश से माल खरीदना, तो वो दूसरा देश क्या करेगा, हमारे देश को एक्सपोर्ट करेगा, है ना। या दूसरा देश हमारे देश से इंपोर्ट करना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो जो जो डॉक्यूमेंटेशन उनको रिक्वायरमेंट होंगे वही वही सेम डॉक्यूमेंटेशन हम भी उनको उसके रिटर्न में प्रोवाइड कराते रहेंगे। एक दो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिफर हो जाता है, जो वो अलग से तैयार करते हैं, जो हम अलग से तैयार करते हैं, है ना। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो एक आपको केस स्टडी क्रिएट करके दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है सही है ना, या कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन एक बन जाता है ऐसे, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे भाई, एक क्वेश्चन का ही सवाल है, इसके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए हमें टॉपिक्स को डेप्थ में जा करके पढ़ना पड़ता है ना। और सही बात भी है, इसी से नॉलेज का पता भी चलता है, हमें भी पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है, कितनी पकड़ हमारी सब्जेक्ट के ऊपर है। और आज की डेट में तो छोटे छोटे बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और जब हम लोग इसको, जैसे मैं भी स्कूल्स वगैरह में जब जाते हैं, पढ़ाते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो बच्चे सीधा सीधा बोलते हैं सर अगर हमें बिज़नेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बनना है, तो कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए। तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप्स की बात करते हैं और उन्हें इस बारे में नॉलेज भी है ना। तो वो आपसे पूछें जैसे कि सर हमारे पास कोई बिज़नेस आइडिया है, अब हमें इसको इंटरनेशनली कैसे लेकर के जाना है, या इंटरनेशनल मार्केट में कैसे घुसा जा सकता है, किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो एज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये सारी इन्फो, और ख़ासतौर से टीचिंग एज अ टीचर हम लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो होनी चाहिए, नहीं लगता है ना। तो चलिए समझते हैं, क्या पता कल आपसे कोई पूछ ले, और हो सकता है एग्जामिनर ही आपसे पूछ ले, तो अपने पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट तो आप लोगों को पता ही है, जब भी हम किसी दूसरे देश से अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी माल खरीदते हैं, कोई भी सेवा लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंपोर्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। अब देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आ गया, अपनी आप ही ऐसी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं। अभी रशिया से हम लोग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल उठा रहे हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो रिफाइन किया जाता है आज की डेट में वो भारत के अंदर किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर भारत इतने, अगर विश्व में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिफाइन कर रहा है तो भारत को तो इतनी आवश्यकता है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है, बाकी के दूसरे देशों में उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो ये क्या कर रहा है, भारत इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर भारत को कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो कैसे इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट का मतलब तो समझ गए, आयात करना। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड इंक्वायरी करेंगे। भाई मेरे को इंटरनेशनल मार्केट से कुछ खरीदना है। अब तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी क्या करूंगा, मैं उन्हें एक रिटन रिक्वेस्ट भेजूंगा फ्रॉम इंपोर्टिंग फर्म टू एन एक्सपोर्टर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस, वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या आपके शर्तें हैं, है ना, विच द लैटर इज विलिंग टू एक्सपोर्ट गुड्स,
द इम्पोर्टर विल रिसीव अ कोटेशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर इन रिस्पॉन्स टू हिज क्वेरी। बहुत सीधी सीधी सी बात है, मेरे को माल, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, और किस तरह से आप उसको भेजने वाले हैं, उसका प्रोसेस है, शिपमेंट होगा, एयरवेज के थ्रू होगा, पेमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, है ना, और बाकी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपके पास आया, जैसे दो लोग हैं, एक मैं हूँ एक आप है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, मुझे आपसे माल उठाना है। तो अब आप क्या करोगे, मैंने आपको एक लेटर भेज दिया जिसको हम ट्रेड इंक्वायरी बोलते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप उसके रिस्पॉन्ड में ना कोटेशन क्रिएट करोगे जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी जो मैं चाहता हूँ। आपने सुना भी होगा, जैसे हम लोग कोई बड़े इवेंट्स करते हैं जब, तो हमें जब बल्क में माल उठाना होता है तो हम उनसे कहते हैं कि भाई, हम कुछ फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है, ये डी लिमिटेड है। हम उन चारों से कहते थे कि भाई हमें ये माल चाहिए और इस क्वालिटी में चाहिए और ये प्राइस हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप जो है अपना जो भी आपका बजट बनता है, जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप सोचते हो वो आप हमें बता दो। तो वो एक कोटेशन तैयार करते हैं। उस कोटेशन के अंदर वो सारी चीज़ें लिख देते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरह से, इतने ये गुड्स है, ये मटेरियल है, ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, इतने का आपको पड़ेगा, इतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस तरह से हम भेजेंगे, इतने दिन में माल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, पेमेंट प्रोसेस, ये सब वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो उसको कोटेशन बोला जाता है। तो जब हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो ट्रेड इंक्वायरी हो गई, और जब सामने वाला बंदा हमें उसका रेस्पॉन्ड कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो हमारा कोटेशन हो गया, है ना। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप ट्रेड इंक्वायरी करते हो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आप ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते वरना आप तो इलीगल गुड्स उठा लाओगे। अब सरकार का ये कर्तव्य बनता है, सरकार की क्या कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहा है, जो माल आ रहा है, उसकी सिस्टमेटिकली जांच कराना कि भाई जो माल कंट्री की बाउंड्रीज में आ रहा है क्या वो कंट्री के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, उनके लिए फेवरेबल है या नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप माल मंगाने के साथ साथ में उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व किए हुए हो, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं। जैसे द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947 गवर्न्स द इम्पोर्ट ट्रेड इन इंडिया। अगर आपको भारत में इंपोर्ट करना है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाता है, ठीक है। जितने भी नियम है वो सारे के सारे इस एक्ट के अंदर है। तो इसका मतलब है कि जब तक आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी इंपोर्ट नहीं कर सकती। क्लियर है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है उसने इंपोर्ट पॉलिसी को डिक्लेयर किया हुआ है किसमें, इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी बुक में, जिसको रेड बुक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नई बात निकल करके आ गई, रेड बुक, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है साहब। ये आ गई रेड बुक। तो रेड बुक में क्या दिया हुआ है, रेड बुक में सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करने की परमिशन है। माने आप उसमें दिए हुए आइटम से अलग कोई भी गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, एवरी इंपोर्टर मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन वेदर और नॉट ही कैन इंपोर्ट द गुड्स ही डिजायर as well as how much of a particular class of good he can import during the time period covered by the relevant red book। ठीक है, तो जो रेड बुक में रेलेवेंट चीज़ें दी हुई हैं, केवल आप उन्हीं चीज़ों का जो है इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये रेड बुक है। एक नई चीज़ यहाँ पर आपके सामने जुड़ी है। बहुत सारे बच्चे रेड बुक के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। देखिए, प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि आप इजीली उसको कर सको। आप समझ रहे हो उस चीज़ को। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई आपको लाइसेंस मिल गया, आपने ट्रेड इंक्वायरी कर ली, अब क्या, अब आपको पहले से उसके जो है प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। तो आप फॉरेन एक्सचेंज ऐसे ही ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए जो इम्पोर्टर है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है अपने बैंक के पास। फिर बैंक जो है, बैंक उसे आरबीआई के पास भेज देता है ताकि वो फॉरेन करेंसी को क्या कर सके, इशू कर सके।
ठीक है, सैंक्शन कर सके। उसके अकॉर्डिंगली अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उस एप्लीकेशन को जस्टिफाई करता है और देखता है ये एक्सचेंज कंट्रोल एक्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। और एक चीज़ का और ध्यान हमें यह रखना है कि जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसके साथ आपको इंपोर्ट लाइसेंस की कॉपी को भी इंक्लूड करना पड़ता है, और वो अपने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसका जिसमें आपको ये करना होता है। क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद आता है जब फॉरेन एक्सचेंज की एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाती है और वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, अब इसको क्या कहा जाता है, देखिए इसमें हम अभी तो हमने इंक्वायरी किया, हमारे पास कोटेशन आया है, उसके बाद हम उसको ना एक फॉर्मेट में बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड करके भेजते हैं, जैसे मटेरियल क्या होगा, कॉस्ट, साइज, ग्रेड, उसकी क्वालिटी क्या होगी, राइट, और पैकिंग, शिपिंग कैसे होगी, पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, इसका इंश्योरेंस किस तरह से कराया जाएगा, पेमेंट मेथड क्या होगा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस या बाकी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको उसमें क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो इंडेंटेशन होता है वो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में तैयार किया जाता है, मतलब उसकी 2 या 3 कॉपी तैयार की जाती हैं, 2 या 3, ठीक है। और इसमें 3 तरह का इंडेंट होता है, एक तो ओपन इंडेंट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन ओपन की जाती है, इसके बाद होता है क्लोज इंडेंट। क्लोज इंडेंट तब तैयार किया जाता है जब आप का माल बिल्कुल पैक वैक होकर के बिल्कुल रेडी हो जाता है, रेडी टू शिप। जैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, तो जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, मतलब कोई भी चीज़ परचेज करते हो, तो उसमें आप जब ऑर्डर ट्रैक करते हो तो उसमें इंफॉर्मेशन आती रहती है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जब फाइनली पैकिंग हो जाती है कंप्लीट, है ना, और दैट इज़ रेडी टू डिस्पैच, तो आपके पास एक मेल आता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड एंड द ऑर्डर इज़ विलिंग टू डिस्पैच सून। तो जैसे ही ऑर्डर पैक्ड हो जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में और वो डिस्पैच होने के लिए तैयार होता है, तो उसमें क्लोज इंटेंट तैयार किया जाता है। और जब उसको डॉक पे ले जाया जाता है या उसको माने एयरवेज के थ्रू या शिपमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू भी उसको भेजा जाना होता है, कार्गो पर उसको लोड कर दिया जाता है, तो उसके बाद कन्फर्मेटरी इंडेंट जो है वो तैयार किया जाता है। तो इंडेंट की 3 जो होते हैं वो 3 तरह के इंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात? ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब माल तैयार हो गया तो ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए, देखिए आप और मैं हैं, है ना, आप और मैं 2 लोग हैं, है ना, आप मेरे से कोई माल खरीदना चाह रहे हो। अब आप जब मेरे से माल खरीदना चाह रहे हो तो क्या मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ? यस और नो? आप कहोगे यस सर, मैं कहूँगा नहीं, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। आपने मेरे से माल ले लिया, आपने वादा किया कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा सर, आप बेफिक्र रहिए, और आपने गबन कर दिया, आप भाग गए, फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक आपसे कहता हूं कि आपका जो एक ऑथराइज्ड बैंक है जिसके साथ आपकी डीलिंग होती है, आप मुझे वहाँ से कन्फर्मेशनरी लेटर इशू करा दीजिए कि भाई ये माल जो है हम मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं उनसे, और अगर इसका भुगतान ये नहीं कर पाते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी होगी, या ये समय पर भुगतान कर देंगे, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब क्या होगा, आप भाग सकते हो, बैंक थोड़ी ना रातों रात गायब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक जो इम्पोर्टर है वो एक्सपोर्टर के लिए यूजुअली एक लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक के द्वारा तैयार कराता है, ताकि जिसमें बैंक के परमिशन देता है दैट इम्पोर्टर विल ऑनर्ड और प्रेजेंटेशन अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट। क्लियर हो गया कि एक निर्दिष्ट राशि तक की प्रस्तुति पर सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो ये होता है ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसके बाद होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। देखिए फॉरेन एक्सचेंज से परमिशन मिल गई कि आप फॉरेन एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन आप किसको एक्सचेंज कराओगे? इंडियन करेंसी को, या अपनी डोमेस्टिक जो इंपोर्ट कर रहे हो ना, आप दूसरे देश से माल खरीद रहे हो, आप समझ रहे हो। जब आप दूसरे देश से माल खरीदते हो तो आपको उसकी करेंसी में प्रेस्क्राइब्ड जो इंटरनेशनल यूएसडी, जैसे हमारा यूएस डॉलर चलता है, तो उसमें आपको पेमेंट करना है।
तो उसके लिए आपको इंडियन रुपीस तो चाहिए ना, तभी तो आप उसको कन्वर्जन कराओगे। तो अब उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, तो इससे पहले कि माल आए और हमारे पेमेंट की डेट आ जाए, उससे पहले मुझे पैसा तैयार रखना पड़ेगा कि भाई माल आते के साथ ही मुझे उसका पेमेंट कर देना है। तो इसका मतलब क्या है कि अवॉइड, है ना, अवॉइड ग्रोसली ओवरलैपिंग डियम प्राइस, या जिसको हम फाइन्स बोलते हैं, ये जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, आमतौर पर इसको हम फाइन्स बोलते हैं। कि फाइन्स को अवॉइड करने के लिए जो इंपोर्टेड गुड्स हमने की हैं, हम पहले से ही क्या करते हैं, हम पहले से ही पैसों का बंदोबस्त करके रखते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए या लैक ऑफ पेमेंट ना रहे, पैसे के भुगतान में कोई कमी ना रहे। क्लियर है। इसके बाद आता है एडवाइस फॉर शिपमेंट रिसिप्ट, ये 4 है। एडवाइस फॉर शिपमेंट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल सप्लायर सेंड द इंपोर्टर द शिपमेंट एडवाइस आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन टू द शिप, कि जो एक्सपोर्टर है, माने जिससे हम माल खरीद रहे हैं, जैसे ही वो माल को लोड कर देता है तो वो क्या करता है, वो एक शिपमेंट एडवाइस जो है जारी कर देता है कि भाई हमने आपका माल जो है भेज दिया है। और इस शिपमेंट एडवाइस में क्या इंक्लूड होता है, इसमें एक तो इनवॉइस नंबर होता है कि भाई हमने आपको ये इनवॉइस भेज दिया है, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवेज बिल हम आप दे देते हैं, ठीक है, कि भाई इससे आ रहा है और इस वक्त तक पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या डेट है, वेसल क्या होगा, आप समझ रहे हो, क्लियर है। और वेसल नेम क्या है, डेट क्या है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, किस बंदरगाह से उसको जो है भेजा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी क्या है, डेट ऑफ वेसल सेलिंग क्या है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस एडवाइस फॉर शिपमेंट में होती है। कई बार ये भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इश्यूड बाय द इम्पोर्टर, तो ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, एक सेकंड दीजिए ज़रा, ठीक है। चलिए इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट ऑफ शिपमेंट रिसीप्ट, रिटायरमेंट का, अब देखो रिटायरमेंट हो गया, है ना। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब गुड्स को शिप कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, सप्लायर गैदर द रिक्वायर्ड पेपर वर्क, तो जो सप्लायर होता है माने जो एक्सपोर्टर है इस कंडीशन में, तो अब आप जो हो, आप क्या करोगे, जो भी रिक्वायर्ड पेपर वर्क है उसको करोगे अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर वर्क करोगे और उसे किसको दे दोगे, टू देयर बैंकर फॉर नेगोशिएशन विद द इम्पोर्टर इन द मैनर इंडिकेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आप क्या करोगे, आप अपने बैंक को दे दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है वो मेरे बैंक ने इशू किया है, आप समझ रहे हो। तो जैसे आपको माल खरीदना है, आप इसको इस तरह से समझो, आपको माल खरीदना था, है ना, तो मैंने आपसे कहा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कर दो, जारी करा दो, आपने जारी करा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थे वो सारे प्रॉपर प्रिपेयर कर लिए और वो मैंने अपने बैंक को दे दिए। क्यों, लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से आए, आपके बैंक से आए, तो बैंक टू बैंक डीलिंग होगी, तो मैंने अपने बैंक को दे दिया कि भाई देखो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब आपको वहाँ से पैसा कलेक्ट करना है। क्लियर है। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरलाइन बिल, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो हैं लिस्टेड होती हैं और इनका पूरा एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि भेजा जाता है। इसी को बोला जाता है रिटायरमेंट फॉर शिपमेंट रिसीप्ट, कि भाई आपका शिप हो गया है, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको रेडी करके अपने बैंक को दे दिए, वो माल आप पे पहुंचेगा, आप पेमेंट करोगे। क्लियर हो गई ये वाली बात, बोलो यस और नो। इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि आया दस्तावेजों की सेवानिवृत्ति से तात्पर्य है दस्तावेजों की डिलीवरी प्राप्त करने के उद्देश्य से विनिमय बिल की स्वीकृति से है। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है। चलिए एक सेकंड देना।
चलिए इसके बाद हम आगे जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो व्हेन रिटायरमेंट इज फिनिश द बैंक विल गिव द इम्पोर्टर द इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। क्लियर, ये इसमें कोई वो है ही नहीं। मेन था, देखो मेन होता है कि किसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कौन किसको देता है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कौन सी चीज़ शामिल है, या ये चीज़ें किसमें शामिल होती हैं, या ये बिल किसको दिया जाता है, या ये बिल कौन जारी करता है, या इसका पेमेंट कौन उठाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं गुड्स अराइवल की। अब सारी चीज़ें तैयार हो गई, देखो इंतज़ार किसका था, गुड्स अराइवल का। अब आपके पास क्या है, मैं आपको माल बेचूंगा तो मैंने अपना लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन बैंक को दे दिए। अब माल आप तक जाना है, तो माल आपके पास आ गया, तो दूसरा इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम, द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स आर लिस्टेड इन द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो भी आयात हो रहा है उसमें कुछ मैनिफेस्ट दस्तावेज हैं जो आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसमें समस्त माल का माने वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जो उसमें होनी चाहिए। वही सेम क्या क्या माल है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, बिल्टी नंबर क्या है, या डॉग नंबर क्या है, वेसल नंबर क्या है, नेम क्या है ना, लाइसेंस क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें क्या है शामिल होती हैं। इसके बाद क्या है, अच्छा इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस क्या होता है, देखिए भारत की बाउंड्रीज में जैसे ही, अब क्या है, आप उधर बैठे हो मैं इधर बैठा हूँ, जैसे ही लैपटॉप की बाउंड्री पार होगी, अब आप बताओ आपके घर की तरफ कोई चीज़ बढ़ेगी, आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहोगे कि वो चीज़ वास्तव में है क्या, हमारे लिए वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ये सुनो, कोई व्यक्ति आपके पास तक आता है तो आप अलर्ट हो जाते हो कि ये मेरे पास आ क्यों रहा है, यस और नो, क्यों, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि वो कहीं हमें कोई हार्म तो ना पहुंचा दे। तो ऐसे ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी बाउंड्रीज पर लोगों को बिठाया हुआ है कि भाई देखो कि इंडियन बाउंड्रीज में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उसको कस्टम क्लियरेंस कहा जाता है। और इसके लिए ना कुछ एजेंट्स नियुक्त किए जाते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेडिंग में कि आप इजीली उस चीज़ को कन्वे कर सकते हो, वरना तो आप एजेंट्स के थ्रू भी उन सब कामों को करा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं कस्टम रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करने के लिए। तो यहाँ तक कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, गुड माल आ गया, भुगतान हुआ, माल उठाया, चले गए, पेमेंट हो गया, केस रिजॉल्व। अब एक चीज़ और आती है कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिए, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जिनके बारे में आपको और जानना है। देखो ट्रेड इंक्वायरी आपने पढ़ लिया, यस, परफॉर्मा इनवॉइस आपने पढ़ लिया, यस, इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट आपने पढ़ लिया, यस, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ लिया, यस, शिपमेंट आपने पढ़ लिया, यस, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, इसको एयरवेज बिल के नाम से, देखो अगर शिपमेंट के थ्रू आ रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग, और अगर एयरवेज के थ्रू आ रहा है तो एयरवेज बिल, दोनों का मतलब सेम है। तो जब भी शिप मास्टर के एक्नॉलेज में आता है कि भाई हमने माल भेजना है, तो वो एक जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि शिप मास्टर के द्वारा जो बिल तैयार किया जाता है वो कौन सा बिल तैयार किया जाता है, बिल ऑफ लेडिंग, परफॉर्मा इनवॉइस, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट या शिपमेंट एडवाइस। तो ये चार चीज़ें आपके पास, 5 ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, 4 ऑप्शन, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग, शिपमेंट एडवाइस, लेटर ऑफ क्रेडिट और इंडेंट। ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है शिपमेंट एडवाइस और बिल ऑफ लेडिंग में। क्लियर है, क्लियर है। शिपमेंट एडवाइस हमने पीछे डिस्कस किया था, तो एक बार आप उसको दोबारा से देख लेना। यहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल में और डेप्थ में समझना जरूरी है, वरना कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। इसके बाद आता है सब बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है कि बिल ऑफ एंट्री इट मस्ट बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट टू द कस्टम ऑफिसेस। 3 कॉपी हैं जो कस्टम ऑफिस में सबमिट की जाती हैं। बिल ऑफ एंट्री इंक्लूड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सच एज इम्पोर्टर नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द शिप, नंबर ऑफ पैकेज, मार्क ऑन द पैकेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, एक्सपोर्टर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी जो पेबल की जानी है। तो ये सारा का सारा जो काम किया जाता है कस्टम ऑफिस के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद आता है साइट ड्राफ्ट। साइट ड्राफ्ट का मतलब है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज, माने जब आप हैंड ओवर करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पर दिखाने पड़ेंगे, है ना, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि साइट ड्राफ्ट, साइट ड्राफ्ट क्या है, जो ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू हैंड ओवर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर ओनली इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। क्लियर है ये वाली बात। जो बैंक के पास गया था, बैंक मैंने जो बैंक को दिया था, तो वो क्या करता है, ड्रॉअर फिर वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि भाई इसको हैंड ओवर कर दो, किसको, इंपोर्टर को, ताकि वो क्या कर सके, पेमेंट कर सके। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, तो ये आता है यूजेंस ड्राफ्ट। यूजेंस ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि बैंक को टू हैंड ओवर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द इम्पोर्टेंट ओनली अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। वो तभी हैंड ओवर करे जब वो बिल को एक्सेप्ट कर ले, वरना ना करे। तो उसमें यूजेंस ड्राफ्ट कहा जाता है। एक होता है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। वैसे इन सबसे रिलेटेड कम ही सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो सवाल आए हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, देखिए, इंडेंट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, शिपमेंट एडवाइस हो गया, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड मोस्टली एक हो गया कस्टम क्लियरेंस। ये इन सबसे रिलेटेड ज़्यादातर जो है सवाल बने हैं। तो इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं किससे रिलेटेड, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट अपॉन विच कार्गो इज अनलोडेड। इसी के आधार पर कार्गो अनलोड किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। एक होता है डॉक चालान। बहुत सीधी सी बात है, जब आप डॉक चार्जेस पे कर दोगे, सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को पे कर दोगे, तो मतलब सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ पे करने के बाद आपको डॉक चालान किया जाता है, तभी आप जो है अपना माल जो है अनलोड कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद। तो ये अपने पास एक जो है आज तो हम यही डिस्कस किया है। कल हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि चलो कल बताऊँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने कुछ भी नई टर्मिनोलॉजी सीखी या कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। बाकी आपके सामने मेल एड्रेस है, तो यहाँ पर आप हमें कोई भी जो आपकी क्वेरी है उसको मेल कर सकते हैं, वरना तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल। मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कैसा आपका आज का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आपको टॉपिक मैंने दे ही दिया है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करते रहिए। जय हिंद।